मैंने भी एक मीम पढ़ा था कि अनूप सोनी जो है किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं। हम जो स्टोरीज लेते थे वो ज्यादातर स्टोरीज डे टू डे की जिंदगी का क्राइम था। कई ऐसे क्राइम थे जिसके अंदर क्रिमिनल का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ही नहीं है। आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान था। मैं जिस बैकग्राउंड से आया था मेरे घर में कोई उस तरह का लिटरेरी एटमॉस्फेयर नहीं था। हमारी फैमिली सरकारी नौकरी पेशा पंजाबी फैमिली थी। मेरी पूरी पर्सनैलिटी में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बहुत बड़ा रोल है। 5-6 साल तक मुझे एक फोन नहीं आया एक्टिंग करने के लिए, और मैं वेब सीरीज देखता था तो मुझे लगता था यार मैं तो एक्टर हूँ यार, मुझे एक्टिंग करनी है यार। क्योंकि देखो मैं कहीं ना कहीं एक्टिंग मिस तो कर ही रहा था। आई होप मेरे साथ जिंदगी में कभी ऐसा ना हो कि मैं इस तरह के किसी स्कैम में फंस जाऊं, तो पूरा ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगी। सावधान रहें, सतर्क रहें। हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट। और इस पॉडकास्ट के शुरू होने के पहले मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि सावधान रहें, सतर्क रहें। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रियल लाइफ में आप कितना सावधान और सतर्क रहते हैं? कोशिश तो करता हूँ। कितना रह पाता हूँ पता नहीं, लेकिन हाँ कोशिश जरूर करता हूँ। मगर सर आपने पूरे देश को सावधान और सतर्क करवा दिया, मगर आपकी आंखों के सामने एक वारदात हो जाती है। आप एयरपोर्ट जाते हो और वहाँ किसी का कच्चा खो जाता है। हाँ वो बड़ी कमाल, वो बड़ा सरप्राइजिंग था। ये चक्कर क्या है यार, मैं उसकी तह तक नहीं जा पाया उस केस की कि ये हुआ क्या। तो मैं सिर्फ वो कहते हैं ना क्राइम की लैंग्वेज में प्राइमा फेसी एविडेंस लेकर आ गया था बस। क्योंकि मुझे पहुंचना था कहीं, तो इसलिए मैं एयरपोर्ट से निकल गया और मेरा लगेज आ चुका था। तो लेकिन हाँ वो बड़ी एक अजीब सी चीज़ थी कि यार ये चक्कर क्या है, कहाँ से आया ये। तो उस पर वो कच्चा घूम रहा था। हाँ सीरियसली। तो उस समय आप खुद को ये नहीं बोले कि इन हालातों में अपने जज्बातों को काबू रखे और 2 कदम पीछे हट करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वही मैंने कहा ना, फिर मैंने इतना ज़रूर किया कि मैंने कहा यार ये एविडेंस शूट तो कर लेना चाहिए। तो सर हम जो इतना सारा रेफरेंसेस अभी दे रहे हैं वो आपके शो क्राइम पेट्रोल का जो दे रहे हैं रेफरेंसेस, तो डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के थ्रू हम काफ़ी चीज़ों पे बात करेंगे, मगर अगर उसके बारे में बात नहीं की तो आई थिंक वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आपने अपने लाइफ के अपने करियर के लगभग 8 साल उसको दिए हैं। तो सर 8 साल जब आप एक ही शो करते हो वो भी क्राइम बेस्ड, तो ये मेंटल वेलबींग पे आपके इम्पैक्ट करता था कभी? हाँ ज़रूर। और जहाँ तक साल का सवाल है, जैसे मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे और शोज़ बने और बहुत सारे और एक्टर्स हैं जिन्होंने किसी एक ही पर्टिकुलर शो को 10-10, 15-15 साल भी दिए हैं। हाँ लेकिन फ़र्क इतना था कि ये एक रियल क्राइम बेस्ड, रियल क्राइम्स पे बेस्ड एक शो था। या बहुत शुरुआत में बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता था और दिमाग भी थोड़ा ज़्यादा शक्की हो जाता था। लेकिन वही वाली कहते हैं ना कि जैसे ज़िंदगी में एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि भैया अति हर चीज़ की बुरी है। तो बस ये था कि अति ना हो उसको उतना कंट्रोल में रखा जाए कि वो आपके लिए तकलीफ़ दे ना बन जाए। लेकिन धीरे धीरे मैं उसको बैलेंस करना समझ गया और मैंने उसको पॉजिटिवली लेना शुरू किया ज़िंदगी में। क्योंकि सिर्फ क्राइम के केसेस नहीं थे, काफ़ी ऐसे केसेस भी थे जो कहीं ना कहीं आपको मॉरल सीख भी देते थे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम अपने जो लोग हमारे लिए काम, ऐसे कई क्राइम केसेस आए जहाँ लोगों के घरों में काम करने वाले लोगों के द्वारा ही क्राइम किया गया। तो ऐसे कई केसेस में लगा कि यार इसको अगर ऐसे हैंडल कर लिया जाता तो ये सिचुएशन नहीं होती। तो मुझे लगता है कि उसको फिर ज़िंदगी में आपने अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया चीज़ों को थोड़ी थोड़ी। तो अगर आप उसी चीज़ को थोड़ा पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर दो तो बेहतर हो जाता है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं एक घंटी बजती रहती है। जैसे मैं सबको कहता हूँ, आई होप मेरे साथ ज़िंदगी में कभी ऐसा ना हो कि मैं इस तरह के किसी स्कैम में फंस जाऊँ। मैं मनी से रिलेटेड हमने कई ऐसे एपिसोड्स किए जहाँ फाइनेंशियल स्कैम्स हुए थे, फाइनेंशियल क्राइम हुआ था। मैं ज़्यादातर लोगों से कहता हूँ कि भाई सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको कोई अविश्वसनीय प्रपोजल दिया जा रहा है तो उसके अंदर आपका थोड़ा सा घंटी तो बजनी चाहिए। टू दी एक्सटेंड दैट कि आज अगर मुझे कोई बोले कि अनूप सोनी मैं आपको इस पिक्चर में साइन कर रहा हूँ और मैं आपका 10-12 दिन का काम है और मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, मुझे भी लगेगा यार 10 दिन का 10 करोड़ मुझे नहीं मिलता है भाई, कुछ गड़बड़ है। सोचने वाली बात है ना। तो ऐसे ही कोई फाइनेंशियल स्कैम्स हो जहाँ कि आप पैसा डालिए इतने महीनों में डबल हो जाएगा या 2 साल में डबल हो जाएगा। अरे यार ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें 2 साल में डबल हो जाएगा? और वो गवर्नमेंट क्यों नहीं चला रही है वो स्कीम? और अगर प्राइवेट में है तो वो पॉपुलर क्यों नहीं है वो स्कीम? दुनिया क्यों नहीं उसमें इन्वेस्ट? थोड़ा ही उसके बारे में रिसर्च कीजिए। जैसे मैं भी अपनी मदर को ये कहता हूँ, माई मदर इज़ ऑल्सो ओल्ड, तो उनको भी कई बार मैसेजेस आते रहते हैं इस तरीके से, या कॉल आ जाता है कि आपका जो अकाउंट है उसका KYC नहीं हुआ है, अगर आपने अभी नहीं कराया तो आपका अकाउंट बंद कर देंगे, सील कर देंगे अकाउंट आपका, या फिर आपका मोबाइल नंबर से फलाना आधार कार्ड लिंक, कुछ भी। ज़्यादातर इनके टारगेट बुजुर्ग होते हैं।
तो आपने किया कि अरे यार वो हो जाएगा, मैं आपका फ़ोन अभी पैनिक कर गया, अरे मेरा फ़ोन बंद कर देंगे या मेरा बैंक अकाउंट सील। तो अब नहीं आप एक काम कीजिए, हमें आपको एक लिंक भेजना, आप क्लिक कीजिए। फिर मैंने अपनी मदर को सिखाया, मैंने कहा, बोले कि अब बंद कर दें, बोले आप एक काम करो अभी बंद कर दो मेरा फ़ोन नंबर। कोई बोले अब भी आप बंद कर दीजिए अकाउंट नंबर मेरा। मत परेशान हो। नहीं, बैंक वाले बेचारे कहते रहते हैं कि हम लोग किसी से ओटीपी नहीं मांगते हैं, हम किसी का बैंक अकाउंट ऐसे बंद नहीं करते हैं। तो सर अभी क्राइम पेट्रोल का जिक्र हो रहा है, आपके डायलॉग का जिक्र हो रहा है, मेरे को लगता है कि उसका कितना 1500 एपिसोड हो चुका होगा, ज़्यादा ही हो चुका है उसका ना। जब आप इतना शूट करते हो और इतना रेगुलरली शूट करते हो तो कहीं ना कहीं एक मोनोटोनी तो आती होगी ना कि यार एक ही तरह की चीज़, एक ही तरह की रिपीटेशन है, बट फिर भी आपके एपिसोड्स आपके ऑडियंस को फ्रेश लगते हैं, वो बोर नहीं हुए। अगर वो बोर होते तो बंद हो जाता है। वो फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए जैसे आप सुबह उठ के निकलते हो गया कि फिर खुद को क्या मोटिवेट करते थे, क्या बोल के करते थे? इस बात का जवाब मैं डिटेल में दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी ऑडियंस को या सबको, आपके दर्शकों को भी क्लियर कर दूं कि भाई मैं रोज शूट नहीं करता हूं। अच्छा, ओके। लोग मुझे काम नहीं देंगे बोलेंगे तो क्राइम। हाँ, ऑब्वियसली। तो पहली बात तो ये कि अब मैं क्राइम पेट्रोल होस्ट नहीं करते हो आप। हाँ। कुछ सालों से मैंने छोड़ दिया है। लेकिन जब मैं होस्ट भी करता था तब भी मैं महीने में, क्योंकि क्या है, मैं एंकर पार्ट शूट करता था, मेरा फिक्शन ड्रामा की शूटिंग से कोई कनेक्शन नहीं होता था, तो मेरे दिन बहुत कम लगते थे। तो मुझे लोगों को कन्विंस करने में बहुत वक्त लगा क्राइम पेट्रोल छोड़ने के बाद या क्राइम पेट्रोल करते हुए भी, कि भाई लोगों के दिमाग में ये था कि यार इसके पास तो वक्त ही नहीं होगा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं क्राइम पेट्रोल कर रहा था 5-6 साल तक मुझे एक फ़ोन नहीं आया एक्टिंग करने के लिए। और मैं वेब सीरीज़ देखता था तो मुझे लगता था यार इतना अच्छा काम हो रहा है यार, मैं तो एक्टर हूँ यार, मुझे एक्टिंग करनी है यार, ये मुझे कॉल नहीं आता था, क्योंकि शायद लोगों के दिमाग में ये था कि ये तो बहुत बिजी होगा, जबकि उनको नहीं पता कि महीने का मुश्किल से 6 या 7 दिन से ज़्यादा मैं शूट नहीं करता था। लेकिन हाँ, तो मुझे काफ़ी वक्त लगा लोगों को बताने में कि नहीं भाई मैं अवेलेबल हूँ, मेरे पास वक्त है, आप मेरे लिए सोचिए कोई अच्छे रोल्स। तो एनीवे, कमिंग बैक टू योर सवाल के फ्रेशनेस की जहाँ तक बात है, हाँ, जब मैं क्राइम पेट्रोल शूट करता था मैंने लगातार कई सालों तक शूट किया। जैसे एक मोनोटनी आ सकती है, जो कि जिस पे मीम भी बनते हैं, है ना, उस मासूम को भनक तक नहीं थी कि तो ये कितने इसके मीम बने। लेकिन मेरी जो कोशिश रहती थी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई अथॉरिटी था या मैंने कुछ बहुत ही प्लान करके किया कि ऐसे करूँगा तो ही सक्सेसफुल होगा, हमें नहीं पता था। लेकिन मुझे लगा था कि यार इस शो को ना हमें ओवर ड्रामेटिक तरीके से मैं बात नहीं करूँगा। और मैं हर इंटरव्यू में ये कहता हूँ कि मैं क्राइम पेट्रोल बनाने वालों का और जो चैनल में लोग थे सोनी के, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी इस बात को रखा कि भैया चलो ठीक है ये जो कह रहा है। मैंने उनसे कहा था कि मैं ओवर ड्रामेटाइज करके, जैसे कि उस मासूम को तो भनक तक नहीं थी, इसके बोलने वाले हैं उस मासूम को तो भनक तक नहीं थी, कि एक नॉर्मल बातचीत कर रखते हैं और हर केस को थोड़ा सा आत्मीय बनाते हैं, रिलेटेबल बनाते हैं। ऑडियंस से बात करते वक्त मैं ऐसे नहीं सामने लोगों के आना चाहता हूँ कि अरे यार बहुत ज्ञानी हूँ मैं, मुझे तो सब ज्ञान है, देखो तुम मूर्ख हो, तुम्हें अक्ल नहीं है, कैसे सतर्क रहा जाता है, मैं तुम्हें बताऊँगा। ये टोन या ये एटीट्यूड मैं कन्वे नहीं करना चाहता हूँ। मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि दोस्तों ये हमारे समाज के आसपास, हमारी आम जिंदगी में ये क्राइम हो रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि हम जो स्टोरीज़ लेते थे वो ज़्यादातर स्टोरीज़ आम जिंदगी से जुड़ी हुई होती थी। वो कोई इंटरनेशनल लेवल पे क्राइम या टेररिज्म या उस तरह का क्राइम नहीं था, डे टू डे की ज़िंदगी का क्राइम था। और कई ऐसे क्राइम थे जिसके अंदर क्रिमिनल का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ही नहीं है। एक आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान था जिसने गुस्से में या एंगर में, मतलब किसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में उसने वो क्राइम कमिट कर दिया। तो दूसरी चीज़ ये थी कि यार हम ऐसे बात करें कि मैं भी आपका हिस्सा हूँ, आप ही की तरह हूँ, जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ वो आपके साथ भी हो सकता है, वो हादसा मेरे साथ भी हो सकता है। तो हम सबको अलर्ट रहना मिल के। तो मैं कभी ये नहीं कहता था कि आपको ऐसा करना है, मैं हमेशा कहता था हमें ऐसा करना चाहिए, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हमें सतर्क रहना है। मैं ये नहीं कहता था आपको सतर्क रहना है। तो वो कहीं ना कहीं शायद एक कनेक्शन जो था ऑडियंस से लगा कि यार ये आदमी जो है, मतलब हमें कोई भाषण देने नहीं आ रहा या हमको बी लिटिल करने नहीं आ रहा कि अरे तुम लोग ध्यान नहीं रखते हो, अलर्ट नहीं रहते हो, मैं तुमको बताऊंगा। वो जो चीज़ थी शायद वो ना होने की वजह से लोग जुड़े। ऑब्वियसली इट वाज रिटन वेल, सिर्फ मैं अकेला उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। शो बहुत अच्छा था,
बाकी के एक्टर्स जो ड्रामेटाइज्ड वर्जन होता था वो बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट होता था, परफॉर्मेंसेज होती थी एक्टर्स की, मतलब जो हमारे यहाँ जो कॉप्स बनते हैं वो भी बहुत पॉपुलर हैं, दे आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर। तो मेरे कहने का मतलब उस सब का जो निचोड़ था वो हम सबको उसका एक अप्रिसिएशन मिलता था, लेकिन आपको अच्छा लगता था। तो जो आप फ्रेशनेस की बात कर रहे हैं तो शायद मुझे लगता है कि इस वजह से रहती होगी कि हम कभी उसको ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं करते थे। तो आप बोल रहे हो सर कि ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं होती थी, बट जो मीम वर्ल्ड में जो चीज़ें फेमस है ना, वो है कि डिफरेंट एंगल्स लगते थे कि अनूप सोनी जो आते हैं तो एक बार इस एंगल से बोलेंगे, एक बार इस एंगल से बोलेंगे, एक बार इस एंगल से बोलेंगे, कभी एंगल खत्म हो जाए। तो एक्चुअल में ऐसा था कि 10 कैमरा रहता था या फिर अलग अलग एंगल पे शूट होता था? सिंगल कैमरा पे शूट होता था। हाँ। और मैं आज आपकी ऑडियंस को बता दूं, मैंने आज तक क्राइम पेट्रोल के 2000 एपिसोड्स में ज़िंदगी में कभी टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ नहीं किया है, कभी भी। मैंने हमेशा लाइनें पढ़ के याद करके, और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि आदत सी हो गई थी कि एक आप बना लेते थे, स्क्रिप्ट होती थी, स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें पढ़ के आप सेंटेंस, और तो उस तरह इतनी दिक्कत, बट मैंने टेलीप्रॉम्प्टर कभी यूज़ नहीं किया। और कभी हमने आज तक क्राइम पेट्रोल का एंकर का पोर्शन एक कैमरा से ज़्यादा से शूट नहीं, सिंगल कैमरा। अब जो आप बात कर रहे हो, क्या होता है ना कि एंकरिंग का काम कैसा है, आप बैठे हुए हो यहाँ पे, अब तो हम तो ये चलो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक ड्रामा बिल्टअप कर रहे हैं, एक ड्रामा की स्टोरी बना रहे हैं और हम कुछ कन्वे करना चाहते हैं, तो अगर मैं खड़े खड़े एक जगह पे बात करता रहूँगा, इससे क्या होता था, थोड़ा सा लोगों को एक चेंज मिलता था, एक थोड़ा सा एक कैरेक्टर मिल जाता था। और ज़्यादातर हम लोग ओपन आउटडोर लोकेशंस में शूट करते थे, बहुत कम ऐसा होता था कि हम पूरा का पूरा एपिसोड जो है मैं एंकर जो है किसी बंद कमरे में कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन के कुछ लिंक्स होते थे, कुछ बाहर होते थे। तो ज़्यादातर अगर आप देखें 85 to 90% टाइम्स मैं आपको खुले आसमान के नीचे देखूंगा, सड़कों पे देखूंगा, इधर देखूंगा। तो इसलिए थोड़ा सा एक वेरिएशन हो जाता था कि चलो यार एंगल बदल के करते हैं। आपका स्टाइल बन गया वो सर, मतलब हाँ, मैंने भी एक मीम पढ़ा था कि बोले कि अनूप सोनी जो है किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं कि आज कितने किलोमीटर चले उसका पेमेंट उस हिसाब से बनेगा। मगर सर बीच में अभी आपने एक बात बोली कि कहीं ना कहीं शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी कि आप इतना लगातार शूट कर रहे हो, आप बिजी हो, बट जैसे एज अ होस्ट आपको क्राइम पेट्रोल ने वो पॉपुलैरिटी तो दे दी, बट क्या यही रीज़न था कि 8 साल के पॉपुलैरिटी के बाद भी आपने उस शो को छोड़ा? क्योंकि फिर आपको ये था कि यार मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है, एज अ होस्ट पॉपुलैरिटी मिल नहीं, मैं बताता हूँ, वो एक रीज़न बना था मेरे, क्योंकि देखो मैं कहीं ना कहीं एक्टिंग मिस तो कर ही रहा था। अगर आप अनूप सोनी को हर तीसरे दिन इंटरव्यू करेंगे तो बोर हो जाएंगे ना। आप भी अलग अलग महीने में 10-12 इंटरव्यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के एक्टर्स से मिलते हैं, डायरेक्टर से मिलते हैं, राइटर से मिलते हैं, आपको उनसे बातचीत करके मज़ा आता है कि भैया आज अनूप सोनी से बात की तो यार इसमें ये अच्छा मज़ा आया, फलाने किसी दिन किसी दूसरे एक्टर से बात की, तो आपके लिए भी एक चेंज रहता है। सो वही चेंज एक एक्टर को भी चाहिए होता है। तो मुझे लगा कि यार मुझे थोड़ा सा वक्त फोकस करके देना चाहिए उस तरफ। तो अब मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं अच्छी फिल्में करूं, अच्छे रोल करूं, और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे अलग तरह के किरदार में दें। और कुछ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे मेरे साथ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स जो कर रहे हैं अभी, अब जब वो रिलीज़ होंगे तो लोगों के सामने आएंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि यार नहीं यार ये रोल तो मैं करता रहता हूँ यार, इसमें क्या मज़ा आएगा ना, ऑडियंस को कुछ मज़ा आएगा या कुछ है, तो आप उसको ना बोलते हो। वो ना बोलने के लिए भी थोड़ा सा गट्स चाहिए। हाँ, मतलब गट्स इन द सेंस कि आपको खाली बैठना पड़ता है भाई, ना बोल के आपको लगता है यार कर ही लेता है यार, छोड़ यार क्या बैठा हूँ कर, लेकिन आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हर चीज़ में टाइम लगता है, तो मैं पेशेंस के साथ उन चीज़ों के लिए इंतज़ार करता रहता हूँ कि जहाँ मुझे 10 ऑफ़र आए लेकिन मुझे लगे कि नहीं यार इसमें से ये एक ही है जो ठीक लग रहा है, उन 9 को ना बोलने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ जब तक हिम्मत है, और कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक अच्छे रोल्स मिलें उन्हीं को चूज़ करूँ यार, ताकि मुझे भी मज़ा आए और देखने वालों को भी मज़ा आए। तो सर आप इतने साल से अभी काम करते आ रहे हो, आपने जब NSD से अपनी पढ़ाई पूरी की तो उसका जो एक्सपीरियंस रहा, वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा, उसका कितना इन्फ्लुएंस या उसका कितना हेल्प मिला आपको अपनी पूरी इस जर्नी में? यार मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि मेरी पूरी पर्सनालिटी में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आया था, मेरे घर में कोई उस तरह का लिटरेरी एटमॉस्फेयर नहीं था।
जैसे कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ के घरों में आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं या बिहार में चले जाएं या बंगाल में चले जाएं, और भी कई अलग अलग स्टेट्स हैं जहाँ पे कल्चरली ना एक एटमॉस्फेयर है लिटरेचर पढ़ने का, लिटरेचर हिंदी का लिटरेचर हो चाहे बंगाली लिटरेचर हो। लेकिन मैं मतलब मैं कुछ तरह से डिरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी फैमिली सरकारी नौकरी पेशा पंजाबी फैमिली थी, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि मतलब कि भाई शेक्सपियर पढ़ा जा रहा है और बर्नार्ड शॉ पढ़ा जा रहा है और मैक्सिम गोर्की पढ़ा जा रहा है, या मतलब हाँ स्कूल के दौरान जो पढ़ लिया हिंदी साहित्य थोड़ा बहुत। इसलिए मेरे लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मेरा जो एक्सपोजर हुआ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जो मेरे टीचर्स थे वहाँ पर, उन्होंने जो जो पढ़ाया लिखाया, उसका असर मेरे परफॉर्मेंस के अलावा, मेरे एक्टिंग के प्रोफेशन के अलावा मेरी पर्सनालिटी पे भी उसका बहुत असर हुआ। मतलब एक होता है ना, आप एक पब्लिकली एक कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि मैं बात कर सकता हूँ किसी भी टॉपिक पे। सर एनएसडी का जब जिक्र होता है तो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है जहाँ पे एक्टर को मांझा जाता है, बट मेरे दिमाग में हमेशा से ये सवाल रहा, बहुत बचकाना, बहुत लेमैन सवाल है, कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो स्टार सिस्टम है, जो स्टार सुपरस्टार जिसको बोला जाता है, जो कमर्शियल सिनेमा माना जाता है, जिसको मास ऑडियंस देखती है, एंजॉय करती है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं और फिर एक बैच जो एनएसडी के होते हैं, जो एनएसडी एक्टर्स होते हैं, तो क्या एनएसडी से निकलने के बाद दिमाग में ये चीज़ रहती है कि मेरे को कमर्शियली यूज नहीं होना है, क्योंकि कमर्शियली यूज होने का मतलब एक ख़राब सेंस में माना जाता है कि वो एक अच्छा अभिनय वहाँ पर नहीं होता है, इसीलिए लोग थिएटर ज़्यादा करते हैं, या फिर ऐसा है कि उनको उस कमर्शियल सिनेमा में ज़्यादा चांस नहीं मिल पाता है? क्योंकि गलत हो सकता है हम सर, लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि एनएसडी से निकल के जो स्टार सिस्टम वाला जो पूरा गणित है उसमें वो लोग जगह नहीं बना पाता है। जी देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो बहुत ही प्रैक्टिकल रीज़न है, आपने देखो हीरो और कमर्शियल सिनेमा का हीरो दो थोड़ा अलग चीज़ है। हीरो का मतलब क्या हो, किसी भी कहानी में जो सेंट्रल किरदार है वो हीरो होता है ना। वो चाहे दम लगा के हईशा का किरदार हो जो आयुष्मान खुराना ने किया, वो उस पिक्चर का हीरो है, या बरेली की बर्फ़ी में राजकुमार राव या आयुष्मान खुराना है वो हीरो है, या अभी श्रीकांत एक फिल्म मैंने देखी थी राजकुमार राव की, उसमें राजकुमार राव हीरो हैं। आप जो बात करना चाह रहे हैं, आप शायद ये कह रहे हैं कि वो जो सो कॉल्ड हीरो है हमारा, जैसे कि सलमान खान है, शाहरुख खान है, या अक्षय कुमार, उसके रीजंस क्या हैं कि जब हम कमर्शियल फिल्म जिसको कह रहे हैं हम सो कॉल्ड कमर्शियल फिल्म, उसका जो पूरा कंटेंट होता है कहानी का, जो हम परोसते हैं ऑडियंस के सामने, वो एक पैकेज होता है। उसके अंदर गाना बजाना, डांस, ग्लैमर इन द सेंस विजुअल ग्लैमर, कि अगर एक ज़माना है जो पहले होता था, अभी भी खो जाता है, कि हीरो की एंट्री मोटरसाइकिल पे या घोड़े पे या डांस करते हुए या कुछ करते हुए, एक्शन करते हुए। मुझे लगता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मकसद वो नहीं है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपको कमर्शियल फिल्म के लिए तैयार नहीं करता है भाई। आपको वो घुड़सवारी थोड़ी सिखाएगा, आपको वो फिल्मी गानों पे डांस करने वाली कोरियोग्राफी या डांसिंग भी नहीं सिखा सकता, वो आपको एक्शन की ट्रेनिंग भी नहीं दे सकता। तो वो एक अलग एक प्रोसेस है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। बट सर जैसे एनएसडी में जैसा आप बता रहे हैं कि रंगमंच की जो आत्मा है और जो ड्रामेटिक्स जो होती है बेसिकली उसको प्रमोट करने के लिए हुआ, बट जैसे एक्टिंग है, ठीक है, तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं ना कि थिएटर एक्टिंग इज़ डिफरेंट एंड कैमरा पे जो एक्टिंग होती है वो डिफरेंट होती है। कि जैसे थिएटर में आपको लास्ट बेंच तक जो बैठा है उस तक अपने डायलॉग को कन्वे करना है, भले आप रो रहे हो, भले आप इमोशन फील कर रहे हो, बट पिच आपको हाई रख के डिलीवर करनी है। बट कैमरा में आप सटल करोगे तो फिर वो भी ज़्यादा लगेगा। देखो ये क्या है, हर चीज़ का एक बेस बना हुआ होता है, तो ये एक बेसिक टेक्निकल डिफरेंस आपको समझा दिया जाता है कि भाई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अभी जो शोज़ करता हूँ, जब मैं पृथ्वी पे करता हूँ तो मैं लेपल माइक यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मैं कमानी थिएटर में या सेंट एंड्रूज में परफॉर्म करूँगा यही नाटक आज में, तो मैं लेपल लगा के करूँगा। तो आपका जो वो प्रॉब्लम है कि अरे नाटक में वो रंगमंच, हाँ आखिरी तक आवाज़ जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए भाई, उसने भी टिकट लिए, उसको सुनाई देना चाहिए आप क्या बोल रहे हो। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें बदली हैं ना, तो ये जो है ना कि मेरे को लाउड बोलना है, लाउड एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग का मतलब लाउड एक्टिंग नहीं है बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोग, रंगमंच का मतलब लाउड एक्टिंग नहीं है बिल्कुल भी। हाँ,
जैसे जब हम रोल पढ़ते हैं, अब आपकी जो बात है मैं उसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हम अलग अलग किरदार प्ले करते हैं, तो आप अलग अलग किरदार के लिए थोड़ा सा टेक्निकल, बॉडी तो मेरी सेम है ना, मेरे जो एक एक्टर के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, आपका चेहरा है, आपकी आवाज़ है, आपकी आंखें हैं, आपके हाथ हैं, आपका पैर है, पूरे शरीर है आपका जो है, वो एक एक्टर का इंस्ट्रूमेंट है परफॉर्म करने के लिए। तो जब मैं कोई रोल करता हूँ उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा अपनी बॉडी को ट्वीक करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम डायलॉग के पैटर्न को चेंज करते हैं, बोलने के अंदाज को चेंज करते हैं, डायलॉग डिलीवरी के अंदाज को बदलते हैं। जैसे मैंने एक फिल्म की थी क्लास ऑफ 83 नेटफ्लिक्स पे, तो मैंने उसमें, राइट जी, मैंने उसके अंदर एक चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले किया था। तो एक लुक थोड़ा सा ऐसा था कि उसमें दो एज ग्रुप थे, एक कुछ 45-50 का एज ग्रुप है, फिर उसके बाद वो 60-65 का हो जाता है वो। तो जब मैंने हल्का ऐसा कुछ बहुत मेजर चेंज नहीं किया था, लेकिन मैंने अपने दिमाग में वो चेंज रखा था, और थैंकफुली मेरे डायरेक्टर ने ये चीज़ नोटिस की, और कई मेरे जो डायरेक्टर दोस्त हैं उन्होंने फिल्म देखने के बाद मुझे कहा यार तूने ऐसा किया था, अच्छा लगता है। तो अगर मैंने वो थोड़ा ट्विकनेस किया, उसी तरीके से थोड़ा बेसिक डिफरेंस थिएटर में है। चूंकि आप एक लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे हो, वहाँ पे कोई क्लोजअप नहीं है, कोई टाइटनेस नहीं है, तो हो सकता है कि मेरे हाथों के जेस्चर्स थोड़े से ज़्यादा लाउड हो। अरे यार मैं ऐसा क्यों करूँ, तो मैं ऐसा क्यों करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 10-15 रोज के पीछे भी जो लोग बैठे हैं उनको भी मेरा एक्सप्रेशन, वॉइस तो मैं पहुंचा ही रहा हूं, अब वो वॉइस में माइक्स के थ्रू भी पहुंचा रहा हूं, लेकिन लाउड एक्टिंग इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ थिएटर। थिएटर का मतलब लाउड एक्टिंग नहीं है। कंटेंट कई तरह के, जैसे अगर मैं रंगमंच पे एक मॉडर्न ड्रामा कर रहा हूं, मॉडर्न ड्रामा थिएटर में एक टर्म है, मॉडर्न ड्रामा का मतलब हुआ जो आज की जिंदगी का ड्रामा है। वो पारिवारिक ड्रामा हो सकता है, वो एक कॉमेडी है जो आज से रिलेटेबल कॉमेडी है, वो एक इंटेंस रिलेशनशिप वाला ड्रामा हो सकता है, वो मॉडर्न ड्रामा हो गया। लेकिन जब मैं एक पारसी थिएटर का नाटक करूंगा, मैं यहूदी की लड़की करूंगा, या मैं कोई एक माइथोलॉजिकल प्ले करूंगा, मैं मान लीजिए महाभारत पे कोई एक नाटक कर रहा हूं, तो अपने आप ही वो मेरा बदलेगा ना पैटर्न स्पीच का। और वही चीज़ मुझे फिल्म में भी करनी पड़ेगी अगर मैं महाभारत पे कोई फिल्म कर रहा हूं, चाहे कैमरा ऑन है। सो कहने का मतलब है थोड़ी ट्वीकिंग मीडियम की वजह से होती है। एड फिल्म में देखिए ना, आप एक्टिंग में आप फुटेज खा सकते हैं एक एक्सप्रेशन को कन्वे करने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम अपने पेज पे पोस्ट भी की थी। मैंने आज से कुछ 25 साल पहले एक ब्लू व्हील नाम के साबुन की ऐड की थी, कपड़े धोने का साबुन है ब्लू व्हील। उसकी कहानी सिर्फ ये थी कि जो ऐड फिल्म का था 30 सेकंड्स की ऐड थी वो, और मेरी ज़िंदगी की पहली कमर्शियल फिल्म थी वो। कमर्शियल मतलब कमर्शियल हम कहते हैं, प्रमोट कमर्शियल मतलब ऐड फिल्म को। उसमें अंदर ये था कि भाई वो ऑफिस में गया, बहुत मेहनत की उसने प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो बॉस आए हैं आज ऑफिस में, तो वो फाइल लेके खड़ा है और बॉस उसको देखते हैं और चले जाते हैं। एंड ही इज़ लाइक डिप्रेस्ड कि यार मैंने तो अपने प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत की और ये क्या हुआ वो क्या हुआ। क्योंकि उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपको फॉरेन जाने का चांस मिलेगा, आपको कंपनी फॉरेन भेज रही है एक उसके लिए, एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाने का मौका मिलेगा आपको। उसने बहुत मेहनत की लेकिन देखा तक भी नहीं, बॉस आया निकल गया क्रॉस करके। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि टेक्निकल डिफरेंस है, थोड़ी ट्वीकिंग। तो ऐड फिल्म जब मैं कर रहा था तो जैसा मैंने बताया कि वो प्रोजेक्ट उसका रिजेक्ट हो जाता है, कोई देखता नहीं, तो फिर वो घर जाता है और बीवी उसकी फिर ब्लू व्हील से उसकी शर्ट धोती है और वो शर्ट जो चमक के खिलती है। और नेक्स्ट शॉट होता है कि फिर से वो ऑफिस आया, उसने आगे किया और बॉस ने देखा, ओ प्रोजेक्ट लिया और उसको शेक हैंड किया। नेक्स्ट कट एयरक्राफ्ट में कि तुम्हारी वजह से मुझे विदेश जाने का मौका मिला, ब्लू व्हील, चमकती सफ़ेद शर्ट। तो अब जब वो हम शूट कर रहे थे ना, तो जो पहला वाला शॉट था जिसके अंदर मैंने प्रोजेक्ट दिया और बॉस चले गए, तो मेरे को क्या रिएक्ट करना था कि अरे ये क्या हुआ, मतलब उन्होंने मेरी शर्ट देखी, मुझे देखा और चले गए। तो मुझे करना था अरे फाइल नहीं ली, मेरी शर्ट क्या, मेरी मतलब कुछ गड़बड़ थी क्या, ख़राब शर्ट थी क्या मेरी, और बॉस चले गए। तो फाइल को देखना, कमीज़ को देखना कि गंदी थी और बॉस को जाते हुए देखना। मैंने जब पहला टेक किया तो मुझे डायरेक्टर ने कहा यार भाई अनूप सोनी पूरी 30 सेकंड की फिल्म है, जितना देर तुमने फाइल को देखने में और शर्ट को देखने में और बॉस को देखने लगा, उतने पे तो मेरी आधी फिल्म खत्म हो गई भाई। वो ठहराव और वो प्रॉपर, हाँ हम अपनी, क्योंकि अब चूंकि हमको लगता है कि यार पूरा अब एक्सप्रेशन क्लियर देना ना।
फिर एहसास हुआ, ओह अच्छा मेरी गंदी शर्ट थी। उसने बोला यार मेरी आधी फिल्म खत्म हो गई दोस्त। तो अब आपको यही चीज़ कन्वे करनी है, ये सारे एक्सप्रेशन कि मेरी फाइल क्यों नहीं ली, ओह अच्छा मेरी शर्ट खराब थी, ओह बॉस ओ माय गॉड मैं रिजेक्ट हो गया। आपको उस चीज़ को कन्वे करना है, लेकिन आपके पास 3 सेकंड है। अब इसी में मेरे को याद आ रहा है, शायद आप सुने भी होंगे सर, कि अमिताभ बच्चन एक ही साथ ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कर रहे थे और दूसरी तरफ कर रहे थे अमर अकबर एंथोनी इनके लिए। अब मनमोहन देसाई बोलते हैं कि तुम टेम्पल में जाओ, वो जा रहे हैं, पूरा वक्त ले रहे हैं, माहौल ले रहे हैं। मनमोहन देसाई उनको बुलाते हैं, बोलते सुनो बंगाली का फिल्म नहीं है, यहाँ पे जाओ फटाक से लो और निकलो यहाँ से। तो कहने का मतलब वही वाला। अगर फिल्म और फिल्म के बीच में भी डिफरेंस है तो मीडियम के बीच में भी तो डिफरेंस है। राइट बिल्कुल बिल्कुल। अब टीवी सीरियल में जब आप काम करते हैं बहुत वक्त होता है आपके पास, कहानी चलती रहती है, आप दीजिए जितने भर भर के एक्सप्रेशंस देने हैं आपको। सो उसी तरीके से मुझे लगता है कि ऐसा कोई नॉर्म नहीं है कि थिएटर एक्टर जो है वो फिल्मों में काम नहीं कर सकता या उसको तकलीफ होती है। हाँ, मीडियम के साथ आपको थोड़ा सा आप इक्विप्ड होते हो, लेकिन मुझे लगता है हर एक्टर कर ही रहा है काम और बहुत अच्छे से कुछ ही दिनों में वो सेट हो जाता है उस चीज़ में। तो एक और पर्सनल जिसमें हम आपके कैरेक्टर बहुत एंजॉय किए, वो एक सीरीज़ है आपकी तांडव। तो तांडव भी हालांकि उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई, बट उसमें आपका कैरेक्टर जो था वो भी बहुत ही अलग शेड्स के साथ था। तो तांडव जैसी चीज़ें जब आप करते हो और उसमें आपका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा होता है, बट फिर अचानक जब नेगेटिव न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे चलती है, इसको कैसे डील करता है एक एक्टर? कि जब एक्टर अपना काम करके चला गया और उसको पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है, बट अचानक आप कभी इस तरह की चीज़ें पढ़ते हो। यार कलाकार के तौर पर तो पहला दुख यही होता है कि अरे यार सेकंड सीजन में मेरा रोल बहुत अच्छा था यार, और बहुत अच्छा था यार, मेरे बहुत अच्छे अच्छे सीन्स थे, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है सेकंड सीजन की, अरे यार। हाँ, वो तकलीफ होती है कि अरे यार, मतलब एक पर्सनल लॉस जो होता है कलाकार का कि यार मैं एक अच्छा रोल। और मुझे वो तांडव का रोल कैलाश का क्यों पसंद था, कैलाश कुमार, मुझे एज एन एक्टर ना ड्रामा पसंद है। जैसे आप पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि मेरे को अगर कोई साइंस फिक्शन फिल्म मिलेगी या कोई माइथोलॉजिकल फिल्म मिलेगी या कोई हिस्टोरिकल फिल्म मिलेगी तो मैं नहीं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा एक कलाकार के। बट अगर मेरे से आप पूछेंगे प्रेफरेंस क्या है मेरी, तो मैं कहूँगा ड्रामा। मुझे ड्रामा अच्छा लगता है, मुझे ह्यूमन इमोशंस को रिक्रिएट करना अच्छा लगता है। ह्यूमन जो साइकोलॉजी है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंसान के, मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है एज एन एक्टर। तो कैलाश का जो किरदार था ना, उसकी अपनी जो दबी हुई चीज़ है कि एक पर्टिकुलर क्लास से वो आता है, उस क्लास को वो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्योंकि पिताजी जो थे वो पुश्तैनी पॉलिटिक्स में थे, वो पढ़ा लिखा जो है अब्रॉड में, तो उसका कपड़े अगर आप देखें उस किरदार के, बड़ा स्लीक उसका लुक था उसका, एकदम तमीज़दार, साफ़ सुथरे, क्रीज वाले कपड़े पहनना, अच्छी घड़ी पहनना, एक कर्चिफ भी होता था वेस्ट कोट के उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी जिस समाज में वो घूम रहा था राजनीति के, वहाँ उसको मालूम था कि यार मेरी क्लास की वजह से मुझे थोड़ा सा रहना पड़ता है। तो ये जो छोटे लेयर्स होते हैं ना वो किरदारों को प्ले करने में, तो पहला तकलीफ़ तो यही हुई थी कि यार सेकंड सीज़न बनता तो मैं उसमें रोल में मैं क्या करने वाला था, क्या कहानी थी मेरे किरदार की। और हमेशा से मुझे उस तरह के रोल पसंद आते हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है। यही रीज़न था कि सास बहू अचार TVF का एक शो था जो Z5 पे आया था, सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड, अमृता सुभाष के साथ। उस किरदार में मुझे इतना मज़ा आया था करने में, क्योंकि मुझे वो ह्यूमन इमोशंस को प्ले करने में बहुत मज़ा आता है। हम जब नए नए बॉम्बे आए थे, मेरे कुछ दोस्त NSD के, जब हम बम्बई में यहाँ आए काम ढूंढने की तलाश में कि शुरुआत करने अपना एक्टिंग का करियर, तो शाम के वक्त हम जाकर ना 3 महीने का पास ट्रेन का बनवा रखा था, तो हम चर्नी रोड स्टेशन पे उतरते थे, फिर चर्नी रोड से मरीन ड्राइव पे हम नरिमन पॉइंट एंड तक पैदल जाते थे, क्योंकि शाम के वक्त कुछ करने को नहीं होता था। तो ऐसे घर में बैठना उससे अच्छा था, तो वहाँ जाते थे और वहाँ बैठते थे और फिर इंतज़ार करते थे कि जब थोड़ा सा ट्रैफिक ट्रेन का डाउन होगा, क्योंकि अब चर्च गेट से वापस अंधेरी की तरफ जाते हुए ट्रेनें भरी हुई होंगी क्योंकि ऑफिस से लोग घर जा रहे हैं, तो वो सब 8-9 बजे बहुत, तो हम जाते थे 10 बजे ट्रेन में, तक थोड़ी लोकल ट्रेन खाली। 10 बजे तक हम जो बैठते थे वहाँ 2-2.5 घंटे, उसमें भी हमारा काम यही होता था, लोगों को देखना, ऑब्जर्व करना। वहाँ कुछ कपल्स बैठे हुए हैं, उन कपल्स के बॉडी लैंग्वेज से हमारा चलता रहता था, अच्छा इसके एक्चुअली इनका क्या, मुझे लगता है माँ बाप नहीं मान रहे शादी के लिए, प्रॉब्लम है,
फिर होता था कि नहीं यार लड़के के तो माँ बाप मान रहे हैं, लड़की का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। फिर कुछ कह रहे थे कि नहीं यार मुझे लग रहा है ये लड़की इससे ब्रेकअप करना चाहती है, आज ऐसा लग रहा है इसकी बातचीत से जो जिस तरह का। तो ये ह्यूमन इमोशन को एनालाइज करना एक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब नॉट जजिंग पीपल, आई एम नॉट सेइंग कि लोगों को जज करना, लेकिन तो जब एज एन एक्टर मैं किरदार प्ले करता हूँ तो मुझे सबसे पहली चीज़ यही अच्छी लगती है कि यार एक एक्टर एक किरदार को आप पढ़ रहे हो, उस किरदार का जो लाइनें लिखी हुई हैं वो तो हैं, वो तो राइटर ने लिख के दी है कहानी में, लेकिन यार ये क्या है, अच्छा ये इसका ऐसा है, हाँ और भी ऐसा हो सकता है यार, क्योंकि हम कितने इमोशंस प्ले करते हैं अपनी आम जिंदगी में यार। राइट। जैसे तांडव कहीं ना कहीं आई थिंक एक ट्रिगर पॉइंट था, जिसके बाद बहुत सारी सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सीज होने लगी और लोगों ने ये कहने लगा कि हाँ OTT पर भी शोज कैंसिल हो गए, कंटेंट रेगुलेशन होना चाहिए और सेंसरशिप होनी चाहिए। अब जब OTT आया था तो यही था कि यार OTT पे हमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे, वैरायटी ऑफ कंटेंट जो हम टीवी पे शायद नहीं देख पाएंगे। मिर्ज़ापुर, सेक्रेड गेम्स, ये सब इतने सक्सेसफुल हुए शोज, सब OTT पे आए बट शायद टीवी पे कभी आते ही नहीं। तो OTT के परिवेश में ये सेंसरशिप की जो बात चल रही है, इस पर आपको क्या लगता है कि डू वी नीड दैट काइंड ऑफ रेगुलेशन? यार देखो, मेरा जैसे मानना है ना, जो मैं ज़िंदगी में फॉलो करता हूँ बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ को फॉलो करता हूँ, और वो मुझे लगता है हर चीज़ है अति हर चीज़ की बुरी होती है। आप इस फॉर्मूले को ज़िंदगी में कहीं भी अप्लाई करके देख लो, तो ऐसे तो फिर फिल्मों में भी सेंसर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी क्यों लगा रखा है सेंसर बोर्ड, या टेलीविज़न में सेंसर। आप ये सोचते हो कि एक सर्टन तरह की दुनिया देख रही है, मुझे लगता है कि OTT में काफ़ी फ्रीडम है अभी भी। सेल्फ सेंसरशिप अपने आप होती है यार, एक सेल्फ अवेयरनेस होती है किसी चीज़ को लेकर, हाँ, लेकिन समाज है इतना बड़ा, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ को लेकर। किसी चीज़ को लेकर एक इंसान का नज़रिया ये होगा कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, ओके तो है ये, ठीक है। किसी को लगेगा नहीं क्या बात कर रहे हो यार तुम, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो गलत हो रहा है। तो बड़ा समाज है तो रिएक्शंस अलग अलग तरह के होते ही हैं वो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि OTT में अभी तक काफ़ी ओपन नेस है, लेकिन हाँ चूंकि एक सेल्फ सेंसरशिप लोगों के दिमाग में बसा दी गई है कि भैया नहीं यार ये मत करो यार, लोग रिएक्ट करते हैं। अब सोशल मीडिया का मैं कह रहा हूँ ना, ज़िंदगी में हर चीज़ के प्लसेस और माइनसेस होते हैं, हर चीज़ के। आज सोशल मीडिया के आने से आपको बहुत फ़ायदा हुआ है, लोग बिजनेस चला रहे हैं, लोग अपना पैसा कमा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आप भी जानते ही हैं, है ना। ये यूट्यूब चैनल ने कितनों का मतलब एक बिजनेस है उनके लिए, उनकी रोजी रोटी है, उनका काम है ये। लेकिन अब इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालने से शुरू होकर लेकर के आप उसमें ये भी स्कोप है कि आप अपना बिजनेस भी उस पर प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन एक ये भी स्कोप है कि आप दुनिया भर की चीज़ों पे रिएक्ट कर रहे हैं। अब तो सर कास्टिंग भी होने लगी है कि इंस्टाग्राम पे जिसके जितने फॉलोअर्स उसके हिसाब से उसको रोल वो तो खैर वो एक टेम्परेरी एक चीज़ है, बहुत ही हिंदी में क्या कहते हैं, क्षणभंगुर, क्षणिक है वो सच में क्षणिक है वो आप देख लीजिए ना, आप कितना भी मान के चलिए वो एक होता है। चल यार आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा है जिसको हीरो बना दिया गया हो, किसी को इसके फॉलोअर्स बहुत हैं, इसको हीरो बना देते हैं, इसको लॉन्च करते हैं, ऐसा नहीं है। आप वो आपकी उसी पॉपुलैरिटी को उतने ही वक्त के लिए इस्तेमाल करता है। हाँ ये आप सही बोले, इस्तेमाल किया जाता है। यार एक काम करो, बहन का रोल है, अरे बहन के रोल में क्या करें, बहुत अच्छे, अरे यार वो इंस्टाग्राम पे उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसको ले लो, चल बहन का रोल है। उससे उनके फिल्म के प्रोजेक्ट पे कोई उतना असर नहीं होगा कि भाई इसमें अगर हमने इसको ले लिया या किसी एक सीजन्ड एक्टर को ले लिया, उनको लगता है कि नहीं यार हमारी रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो जाएगी। इससे बेनिफिट ये है कि इसके 10 मिलियन फॉलोअर हैं, चलो ये अपने उस पर पोस्ट डालेगी तो 10 मिलियन लोगों को खबर तो पहुंच जाएगी कि हमारी एक फिल्म आने वाली है। वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, राइट। किसी भी इंपॉर्टेंट रोल के लिए कहानी में, किसी भी अहम किरदार के लिए। अब अहम किरदार से मेरा मतलब लीड रोल नहीं है, कहानी में 10 अहम किरदार होते हैं, उसके लिए कोई भी फिल्म मेकर जो है वो फॉलोअर्स के बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता। राइट। बट आपको कभी लगता है ये जो जिम्मेदारी की बात करते हैं, एक बहुत ही ऐसे हम पूछ रहे हैं कि जो आपकी इमेज है, कि आपको लगता है कि कभी अगर भगवान न करे रियल लाइफ में आपके घर में कभी चोरी हो गई, आपके साथ कोई अगर स्कैम हो गया ऐसा, तो आपकी जो पब्लिक इमेज है कि ये तो खुद नहीं सावधान और सतर्क रह गया, हम लोगों को बताते रह गया। ये तो मैं कई लोगों से मजाक में कहता रहता हूँ कि भाई मेरे तो पूरा ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे भाई इसकी बात पे अब भरोसा नहीं करना,
ये तो खुद अपने आप को सतर्क नहीं रख पा रहा तो हमको क्या बोलेगा सतर्क। लेकिन अब यार वो तो मैंने जैसा कहा कि क्राइम पेट्रोल करते वक्त भी मैं अपने आप को कहता था कि ये मेरे साथ भी हो सकता है यार। Right, लेकिन ये है कि कोशिश आप करते रहें कि राइट ना हो, सावधान रहने की वो कोशिश अनहोनी करें, अब आपके क्या साथ होगा। ना हो। तो हम लोग भी कोशिश करते रहे, हम लोग सावधान सतर्क रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप समय निकाल कर पॉडकास्ट पे आए सर। आई होप सर आपको अच्छा लगा हो नहीं पॉडकास्ट में अच्छा सर। इंटरेस्टिंग बातें की हमने। नमस्कार दोस्तों, आप मुझे डिजिटल कमेंट्री चैनल पर देख रहे हैं और अगर आपको ये पॉडकास्ट हमारी बातचीत और इंटरेस्टिंग लगी है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जब जब इस चैनल पे कोई नई चीज़ें आएँ। और तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें।